यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है और इस सेगमेंट में हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं विच विल बी 100% इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले तो बच्चों विटामिन्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स आर द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में कि विटामिन्स के बारे में कि विटामिन्स होते क्या हैं। व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स क्या होते हैं? तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, विटामिन्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स विटामिन्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स needed in very small amount for growth and development of our body। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत होती है। needed in a small amount for growth and development of our body। needed in a small amount for growth and development of our body। तो कोई भी अगर आपसे विटामिन्स के बारे में पूछे तो आप ये कह सकते हैं साहब कि विटामिन्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड नीडेड इन स्मॉल अमाउंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, पॉज करिएगा, नोट कर लीजिएगा। फिर बच्चों ये आता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ विटामिन्स आर देयर। दो टाइप के होते हैं। देखिए, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अगर आपसे पूछे भाई कि विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं तो हम ये कह सकते हैं विटामिन दो टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं? बी एंड सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में कभी कभी आता है कि वाई विटामिन बी एंड सी आर नॉट स्टोर्ड इन अवर बॉडी। विटामिन बी और सी हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होती है। आपको मालूम है क्या होती है? दे कम्स आउट ऑफ आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये हमारे बॉडी में पेशाब के रास्ते से बाहर चली जाती है। क्यों? बिकॉज दे आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो यदि हमारे पेपर में पूछा जाए कि वाई विटामिन बी एंड सी आर कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी, विटामिन बी और सी हमारे बॉडी में स्टोर्ड क्यों नहीं की जा सकती है, तो आप बोलोगे विटामिन बी एंड सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी बिकॉज दे आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड कम्स आउट ऑफ आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ कि वाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी, कि जो विटामिन सी है वो हमारे बॉडी में स्टोर क्यों नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, बिकॉज दे आर वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये कैसी विटामिन होती है? वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है एंड कम्स आउट ऑफ बॉडी किस फॉर्म में बच्चों बताओ? इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। पेशाब के रूप में ये बाहर हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो विटामिन सी को स्टोर क्यों नहीं कर सकते? क्वेश्चन है वाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी। तो मैंने आंसर लिखा बच्चों, बिकॉज दे आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड कम्स आउट ऑफ आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये हमने पढ़ लिया कि विटामिन दो टाइप की कौन कौन सी होती हैं। अब इसके बाद बच्चों हमारे पेपर में कभी कभी विटामिन के केमिकल नेम और उसका डिजीज़ पूछे आते हैं। तो विटामिन ए केमिकल नेम रेटिनॉल, डिजीज़ नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी केमिकल नेम थायमीन। बच्चों देखो केमिकल नेम अक्सर पेपर में आता है एमसीक्यूज़ में, एसर्सन रीजन में। विटामिन बी थायमीन, डिजीज़ बेरी लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख खत्म हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। विटामिन सी केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी होता है, मसूड़ों से खून निकलने लगता है, ब्लीडिंग गम्स। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल इसका नाम है, कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स हो जाता है, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं, है ना। रिकेट्स बच्चों ये चिल्ड्रन में होता है, रिकेट्स इन चिल्ड्रन। और बड़े लोगों में मालूम एक डिजीज़ होता है ऑस्टियोमलेशिया। ये भी डिफॉर्मिंग बोन्स का डिजीज़ होता है लेकिन बड़ों में होता है। विटामिन ई टोकोफेरॉल, इससे कौन सी बीमारी होती है? मस्कुलर वीकनेस, मसल्स वीक हो जाती हैं। विटामिन की का केमिकल नेम होगा फाइलोक्विनोन, इससे क्या होता है? इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, हमारा खून जल्दी नहीं जमता। तो इसको नोट कर लीजिए, दिस इज समथिंग अबाउट विटामिन। अच्छा बच्चों कभी कभी पूछते हैं व्हाट आर फैट सॉल्युबल विटामिन। हेडेक,
इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है एडेक, ADEK एडेक। विटामिन ए, विटामिन डी, ई, के, ये फैट सॉल्युबल होती हैं। कहाँ रहती हैं ये हमारे बॉडी के लीवर में रहती हैं, एडिपोज टिश्यू में रहती हैं। एडिपोज टिश्यू किसे बोलते हैं? जिनके अंदर फैट बनता है, चिकनाई युक्त चीज़ें बनती हैं। तो ये सारी चीज़ों को बच्चों पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए, कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ग्लूकोज और जो सुक्रोज होता है बच्चों, ये पानी में सॉल्युबल होता है। ग्लूकोज और सुक्रोज पानी में सॉल्युबल होता है। क्वेश्चन है, ग्लूकोज एंड सुक्रोज, सुक्रोज ये होता है वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, जबकि साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन ये होती हैं वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है बच्चों कि जो ग्लूकोज और जो सुक्रोज होता है पानी में सॉल्युबल होता है, और साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन पानी में इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है, भूलता नहीं है। देखो बच्चों, वाटर जो हमारा मॉलिक्यूल होता है ये पोलार होता है। पोलार समझते हो? पोलार मतलब चार्ज्ड होता है, इस पे चार्ज होता है। ग्लूकोज सुक्रोज जो मॉलिक्यूल है ये भी पोलार होता है। पोलार मतलब इस पर भी चार्ज होता है। अच्छा, पोलार लाइक डिजॉल्व लाइक, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तिवारी सर इसका मतलब क्या होता है लाइक डिजॉल्व लाइक? पोलर वाला मॉलिक्यूल पोलर वाले मॉलिक्यूल में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर वाला मॉलिक्यूल नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। तो बच्चों ग्लूकोज और सुक्रोज कैसा होता है? पोलर होता है। वाटर कैसा है? पोलर है। इसलिए ग्लूकोज और सुक्रोज पानी में सॉल्युबल होता है। तो हमारा आंसर ये हो सकता है ग्लूकोज एंड सुक्रोज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल है। क्यों? बोथ इज पोलर, भाई दोनों का ही नेचर पोलर है। साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं है? वाटर इनसॉल्युबल क्यों है? साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन ये होता है नॉन पोलर, इन पर चार्ज नहीं होता, जबकि वाटर कैसा होता है? पोलर। तो इन दोनों का नेचर तो बदल गया ना। अगर ये पोलर है, ये भी पोलर है, तो ये सॉल्युबल होगा, लेकिन ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, तो सॉल्युबल नहीं होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट लगता है बच्चों लाइक डिजॉल्व लाइक। तो ग्लूकोज एंड सुक्रोज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज बोथ इज पोलर। जबकि हम ये कह सकते हैं साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन ये क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों? उसका सीधा सा आंसर है कि ये दोनों जो है, इन दोनों का नेचर क्या होगा? नॉन पोलर। इन दोनों का नेचर होगा नॉन पोलर और इसका नेचर होगा पोलर, पानी का नेचर होगा पोलर। तो सॉल्युबल होने के लिए दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। नोट कर लीजिए। बच्चों अगला क्वेश्चन ये है कि ज़ीटर आयन जो होता है, अमाइनो एसिड जो होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और साथ में इसकी पानी में सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन है द मेल्टिंग पॉइंट and solubility, the melting point and solubility of amino
of amino acid is higher than halo acids, is higher than, ठीक है, is higher than halo acids. Why? Is higher than halo acids. Why? क्वेश्चन नोट कर लीजिए. The melting point and solubility of amino acid is higher than halo acids. देखो बच्चों, आपको याद हो मैंने आपको इसके आंसर में बताया था कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स को यदि हम एक्वस सॉल्यूशन में डाल दें, पानी में डाल दें, तो ये कौन सा आयन बनाते हैं बताओ. मैंने बताया था ज्वीटर आयन. कौन सा आयन बनाते हैं? ज्वीटर आयन. इन वाटर फॉर्म्स ज्वीटर आयन. ZWI और ज्वीटर आयन. ज्वीटर आयन याद आ रहा है आपको? NH3 पॉजिटिव, CHR COO नेगेटिव. ये फार्मूला है ज्वीटर आयन का. इस ज्वीटर आयन में क्या होता है? दिस ज्वीटर आयन हैज हाई डाइपोल इंटरेक्शन. हाई डाइपोल इंटरेक्शन. अरे भाई, ये तो एक ज्वीटर आयन है, बहुत सारे ज्वीटर आयन है, तो एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से, दूसरे का निगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, इनके मॉलिक्यूल आपस में हाई डाइपोल इंटरेक्शन से जुड़े रहेंगे. तो क्या होगा? इनको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी कि ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक. इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी. जब ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो क्या होगा? देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाई. इनका जो है बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? हाई होगा. नोट कर लीजिए, इनका जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या होगा? हाई होगा. ठीक है, क्योंकि ये सॉल्ट बना लेंगे ना, पॉजिटिव निगेटिव सॉल्ट है. तो फिर से सुन लीजिए, अमोनियो एसिड पानी में ज्यूटर आयन बनाता है. ज्यूटर आयन के मॉलिक्यूल हाई डाइपोल इंटरेक्शन से जुड़े होते हैं, इसलिए इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है. और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो बच्चों क्या होगा? इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा. नोट कर लीजिए. अगर दोनों चार्ज होते हैं तो क्या हम इनको सॉल्ट कह सकते हैं? सॉल्ट कह सकते हैं. ज्वीटर आयन जो होता है वो सॉल्ट होता है, और जो सॉल्ट होता है उसकी पानी में सॉल्टी ज़्यादा होती है. बताओगे नमक की पानी में सॉल्टी ज़्यादा क्यों होती है? सॉल्ट पोलर होता है, सॉल्ट में चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज. पानी भी पोलर है और इसलिए दोनों की सॉल्टी अधिक होती है. तो सॉल्ट जो ज्यूटर आयन होता है पोलर इन नेचर, प्लस वाटर का नेचर भी कैसा है? उस पर भी चार्ज है, वो भी है पोलर इन नेचर. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो अमाइनो एसिड है उसकी और पानी की, है ना, अमाइनो एसिड सॉल्युबल इन वाटर. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो अमाइनो एसिड होता है वो पानी में सॉल्युबल भी होता है. ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए. अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेयर डज द वाटर इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग इट. हम अंडे को जब उबाल लेते हैं तो अंडे के अंदर का पानी कहाँ चला जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है पेपर में. वेयर डज द वाटर गो इनसाइड द एग आफ्टर बॉइलिंग. अंडे को जब उबाला जाता है तो उसके अंदर का जो पानी है वो कहाँ चला जाता है? इज इट क्लियर? उसके अंदर का जो पानी है वो कहाँ चला जाता है? अब क्या होता है बच्चों, जब हम अंडे को बॉईल करते हैं तो क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया था, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस. अंडे के अंदर जो होता है वो डीनेचरेशन होता है. डीनेचरेशन मतलब ग्लोबुलर प्रोटीन जो वाटर सॉल्युबल है इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रस प्रोटीन. इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो अंडा है जब उसका कोगुलेशन होता है तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है.
तो इस तरह से उसके अंदर का पानी चला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन वाटर इज बॉइल्ड, व्हेन वाटर बोल रहा हूँ एग, व्हेन एग इज बॉइल्ड तो क्या होता है बताओ, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस, प्रोटीन का डीनेचरेशन होना शुरू हो जाता है। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस, प्रोटीन टेक्स प्लेस, प्रोटीन का डीनेचरेशन हो जाता है ना। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द एग, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द एग, इनसाइड द एग, अंडे के अंदर पानी एब्जॉर्ब होने लगता है एंड कोएगुलेशन टेक्स प्लेस, एंड कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट टेक्स प्लेस, अंडे के अंदर का जो सफ़ेद वाला पोर्शन है वो जमने लगता है। कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट टेक्स प्लेस, वाटर एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होता है और अंडे के अंदर का पोर्शन जमने लगता है, ठीक है। इन दिस वे वाटर इज रिमूव्ड, इन दिस वे वाटर इज रिमूव्ड, वाटर इज रिमूव्ड, जो अंडे का पानी होता है वो खत्म हो जाता है। तो व्हेन एग इज बॉइल्ड, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस, प्रोटीन जो है जमने लगती है, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द एग एंड कोगुलेशन ऑफ एग वाइट टेक्स प्लेस, अंडे के अंदर का सफ़ेद पोर्शन जम जाता है और इस तरह से जो अंडा है वो जो पानी है वो हट जाता है, हट जाता है मतलब उसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। नोट कर लीजिए। बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये कई बार हमारे पेपर में आ चुका है ना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अवर यूनिट, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बीच में क्या डिफरेंस है ना। सुनिएगा, चलिए पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोसाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज, कभी कभी पेपर में इसका स्ट्रक्चर बनाने को भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड, मैं डिफरेंस के फॉर्म में आपको बताऊंगा ताकि आपको रटना ना पड़े। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड, एक तरफ लिख देता हूं, यही लिख देता हूं न्यूक्लियोसाइड और यहां लिख देता हूं न्यूक्लियोटाइड। अब देखो बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो, उस न्यूक्लिक एसिड के 3 कंपोनेंट होते हैं ना, यहाँ लिख देता हूँ न्यूक्लिक एसिड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि भाई कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं ना। पहला कंपोनेंट क्या होता है भाई बताओ, पहला कंपोनेंट होता है शुगर्स, शक्कर, कौन सी शक्कर है। दूसरा कंपोनेंट होता है नाइट्रोजनस बेस और तीसरा कंपोनेंट होता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। इन 3 चीज़ से मिलकर जो है न्यूक्लिक एसिड बना होता है। वो न्यूक्लिक एसिड आपका डीएनए हो या आरएनए हो, इसको नोट कर लीजिए, है ना। न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड आरएनए भी हो सकता है। वो हमेशा 3 चीज़ से मिलकर बनता है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड। चलिए भाई, पहले हमें बताना है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, फिर बताना है न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड जो होता है बच्चों, इट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। कौन? न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर्स। तो न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म्ड by the combination of 2 चीज, एक तो होती है आपकी शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, केवल 2 ही। ये 3 में से अगर 2 चीज मिलकर कोई स्ट्रक्चर बना रही है तो उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे।
न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तीनों चीज से मिलकर बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड, बहुत इजी वे में बता रहा हूं बच्चों मैं आपको, इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर नंबर 1, कॉमा नाइट्रोजनस बेस नंबर 2, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड, तीनों चीज से मिलकर ये बनता है। कैसे बनता है तिवारी सर? आप थोड़ा सा इन दोनों का डायग्राम बना दो। देखो बच्चों, मैं डायग्राम बना रहा हूं आपको, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं बनाने जा रहा हूं। इधर बना रहा हूं न्यूक्लियोसाइड का, ये हो गया ये H, ये हो गया H, ये हो गया OH, ये हो गया H, ये हो गया OH, ये हो जाएगा CH2OH और ये हो जाएगा H। स्ट्रक्चर ध्यान से देख लीजिए। एक बार मैं आपको समझाऊं याद करने का तरीका। पहले वाले में और आखिरी वाले में H नीचे होगा, बाकी बीच में दो में H ऊपर होगा, OH नीचे होगा। यहां पर जो जुड़ेगा आपके वो जुड़ेगी शुगर, यही है ना, शुगर और सॉरी यहां जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा नाइट्रोजनस बेस। यहां कौन जुड़ेगा? नाइट्रोजनस बेस। ये किसका स्ट्रक्चर है? शुगर। बच्चों ये शुगर डीऑक्सीराइबोज भी हो सकती है, ये शुगर राइबोज भी हो सकती है। तो अगर तुम्हारी शुगर है, ये जो फार्मूला है जो मैंने बनाया है बच्चों, ये फार्मूला शुगर का है और ये तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस है। तो अगर शुगर हो और वो नाइट्रोजनस बेस से जुड़ रही हो, किस पोजीशन पे? C1 पे। ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि नाइट्रोजनस बेस शुगर के कौन से कार्बन नंबर पे जुड़ता है, तो हम ये बोल सकते हैं भाई कि ये नाइट्रोजनस बेस शुगर के C1 कार्बन पे जुड़ता है। ये C1 है, C2 है, C3 है, C4 है। लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हैं कि नाइट्रोजनस बेस इसके C1 कार्बन पे जुड़ता है। बताओ भाई, कोई दिक्कत हो किसी को? तो हाँ, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? न्यूक्लियोसाइड का है। चलिए भाई, अब हम न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों। ये हो गया तुम्हारा O, ये हो गया तुम्हारा क्या बोलो O के बाद ये आ गया, ये आ गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। यहाँ पर क्या आएगा सर? आपने बताया था H, यहाँ आपने बताया था H ऊपर OH नीचे, यहाँ H ऊपर OH नीचे, यहाँ पर आपने बताया था CH2OH और यहाँ H, वही वाला तो स्ट्रक्चर है। यहाँ पर तिवारी सर आपने लिखवाया था नाइट्रोजनस बेस, बिल्कुल सही लिखवाया था भाई। मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं लिखवाया था? लिखवाया था मैंने। अब सुनिए, यहाँ पर दो चीज़ें तो हैं ही, शुगर नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पर बच्चों फॉस्फोरिक एसिड भी आ जाता है, OH हट जाता है और OH की जगह पे बच्चों ये जुड़ जाता है P। देखिए मैं इस कलर से लिख रहा हूँ P, यहाँ डबल बॉन्ड O निगेटिव, O निगेटिव। देखिए बात समझिए, हमने ये वाला OH हटा दिया और यहाँ सिंगल बॉन्ड P, ये निगेटिव, ये डबल बॉन्ड। ये जो होता है ये होता है बच्चों आपका फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड हो गया। बीच वाला पोर्शन आपका शक्कर हो गई, शुगर हो गया। ये वाला पोर्शन नाइट्रोजनस बेस हो गया। यानी अगर कोई बोले कि शक्कर के किस वाले कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, तो ये तुम्हारा कार्बन C1 है, C2, C3, C4, C5। कार्बन C5 से आपका फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है और कार्बन C1 से आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए मैं इसको इस पेन से बना देता हूँ, इस वाले पेन से बना देता हूँ, इस वाले पेन से। तो ये तुम्हारा कार्बन C1 है, C1 से तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया। ये C2 है, C3 है, C4 है, C5 है और C5 से तुम्हारा फॉस्फोरिक एसिड जुड़ गया। तो बच्चों इस तरह से हम बता सकते हैं कि व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ तीन कंपोनेंट होते हैं, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड। तो अगर न्यूक्लियोसाइड है, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। बनाने का तरीका OH, HOH, HOH, HCH2OH, नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया कार्बन नंबर 1 पर, और इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। नाइट्रोजनस बेस यहाँ, फॉस्फोरिक एसिड यहाँ। CH2 सिंगल बॉन्ड O निगेटिव 2 होते हैं, ये डबल बॉन्ड। नोट कर लीजिए।
इसको अच्छे से नोट करिए बच्चों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से बच्चों, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बच्चों कभी कभी पेपर में क्वेश्चन और आता है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, कि भाई डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, है ना। प्रोटीन के बच्चों 3 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो कभी कभी पेपर में आता है कि इन विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इन विच स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन डीनेचरेशन टेक्स प्लेस, प्रोटीन के किस स्ट्रक्चर में डीनेचरेशन टेक्स प्लेस, मतलब वो बिगड़ सकता है। तो बच्चों इसका आंसर होगा सेकेंडरी एंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, या हम इसको कह सकते हैं सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। इन दोनों स्ट्रक्चर में डीनेचरेशन होता है। डीनेचर ध्यान रखना, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सेकेंडरी या टर्शियरी या 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, है ना। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस, ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस। जबकि जो 1 डिग्री स्ट्रक्चर होता है, या जिसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं, वो रिमेन इंटैक्ट होता है, रिमेन इंटैक्ट, हीटिंग का या पीएच का उस पर कोई असर नहीं होता। तो ये लिख लीजिए रिमेन इंटैक्ट। केवल जो गर्म करने पर या पीएच से या केमिकल चेंजेस से जो स्ट्रक्चर टूटता है या जिसका नेचर बिगड़ जाता है वो 2 डिग्री या 3 डिग्री होता है, सेकेंडरी या टर्शियरी होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं होता है, इट रिमेन्स इंटैक्ट। नोट कर लीजिए बच्चों। को नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा, आपको याद हो मैंने आपको ग्लूकोज की रिएक्शन बताई थी, है ना। ये दूसरे पार्ट में बताया था कि ग्लूकोज की हाइड्रोआयोडिक एसिड से रिएक्शन, फिर बताया था ग्लूकोज की ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन, और फिर बताया था मैंने ग्लूकोज की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन, ठीक है। बच्चों कभी कभी हमारे पेपर में, देखिए मैं मतलब समझिएगा, वहाँ भी मैंने सही बताया था, यहाँ भी मैं आपको सही बता रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब समझिएगा। क्वेश्चन में अंतर देखिएगा क्या है, क्योंकि आपके जो बुक है उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं, तो आपको रिएक्शन भी मालूम होनी चाहिए। क्वेश्चन है बच्चों हमारे पेपर में, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज, किसकी बोलो, डी ग्लूकोज की। ये एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए कि तिवारी सर आपने तो हमें ग्लूकोज की रिएक्शन बताई थी, यहाँ पे डी ग्लूकोज क्यों है। जरा मेरी बात को समझिए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप। किसके साथ लिखनी है डी ग्लूकोज की रिएक्शन, विथ नंबर 1 HI के साथ, नंबर 2 ब्रोमीन वाटर के साथ, और नंबर 3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ। क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों देखो इस क्वेश्चन में क्या है, मैंने जो आपको ये रिएक्शन बताया था, है ना, बहुत ध्यान से सुनना भाई, इतना आसान नहीं है। वो मैंने आपको सिर्फ ग्लूकोज से बताया था। इन्होंने यहाँ पर जो इक्वेशन दी है वो डी ग्लूकोज दी है। अब आपको क्या करना है, जब ये डी ग्लूकोज वाली बात होगी तो
आपको यहाँ पर ग्लूकोज का हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाना होगा डी का। कैसे, देखिए मेरी बात को ध्यान से देखिए, मैंने लिखा CHOH, ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने CHOH पहला वाला। फिर मैंने क्या लिखा दूसरे वाले पे, बोलो क्या होता है, बोलो। तो ये तो पहला वाला हो गया HOH, तीसरे वाले पे OHH, चौथे वाले पे HOH, पांचवें वाले पे H, और ये वाला जो था आपको याद हो ये इससे जुड़ जाता है और ये हो जाता है CH2H। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये स्ट्रक्चर है हमारा डी ग्लूकोज का। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि तिवारी सर इससे हम रिएक्शन कैसे लिखें। अब आप क्या करोगे, इस डी ग्लूकोज को आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दो, जो मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट लिख दो। अरे भाई इसके बाद वो डायरेक्ट लिख दो, कैसे मैंने आपको बताया था, सुनिएगा ध्यान से। ये हो गया CHO, हो गया CHO, यहाँ लिख दो CHOH का होल 4 और ये लिख दो CH2OH। अब यहाँ पहली रिएक्शन किससे बोला है इन्होंने, HI से। मैंने आपको बताया था कि अगर देखो आप पहले क्या करोगे, डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज तो आपको बनाना ही पड़ेगा, आपको ये डी ग्लूकोज तो बनाना ही पड़ेगा। फिर आप डी ग्लूकोज को वहाँ लेके जाओगे जो मैंने आपको पढ़ाया था, इसको अपन बोलेंगे ग्लूकोज। डी ग्लूकोज से क्या बन गया, बोलो ग्लूकोज। HI से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, 1 5 4 5 6, मैंने बताया था आपको कि एन हेक्सेन बनता है। आप मेरे पहले पार्ट में देखिए, 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, इसका नाम क्या हो जाएगा, एन हेक्सेन। इसको बच्चों आप सेकेंड पार्ट में देखिए, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है, बढ़िया तरीके से, मज़ा आ जाएगा। दूसरा ये बोल रहे हैं कि इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन वाटर से करेंगे तो क्या होगा, आप ब्रोमीन वाटर से करोगे तो एक CHO की जगह COOH आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, ब्रोमीन वाटर क्या करता है, ब्रोमीन वाटर हमारा करता है ऑक्सीडेशन ऑफ CHO ग्रुप, ऑक्सीडेशन ऑफ CHO ग्रुप। ये वाले CHO का ग्रुप का सिर्फ ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, बताओ। मैंने आपको पढ़ाया था COOH, ये हो जाएगा CHOH का होल 4 और ये हो जाएगा CH2OH। कोई बच्चा इसका नाम बताएगा जिसने पढ़ा होगा, इसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड। मैंने आपको पढ़ाया था, इसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड। तीसरा ये क्या बोल रहे हैं, इसी की रिएक्शन करवा दो कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, CHO का भी ऑक्सीडेशन करता है और CH2OH का भी ऑक्सीडेशन करता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑक्सीडेशन ऑफ, है ना, देखिए मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ऑक्सीडेशन ऑफ CHO एंड CH2OH, और दोनों को COOH में कन्वर्ट कर देता है, इसको भी इसको भी। तो यहाँ पे आ जाएगा COOH, सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, सिंगल बॉन्ड COOH। बताओगे बच्चों इसका एसिड का नाम क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था, दिस एसिड इज कॉल्ड एज सैकेरिक एसिड। इस एसिड को बच्चों हम कौन सा एसिड बोलते हैं, बोलो सैकेरिक एसिड। तो इस तरह से बच्चों अगर हम ये देखें, देखिए यहाँ से तो मैं ऑलरेडी आपको सेकंड पार्ट में बता चुका हूँ। यहाँ पे इन्होंने जो कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है वो किया है कि डी ग्लूकोज से कैसे बनाओगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, डी ग्लूकोज बना दीजिए ये स्ट्रक्चर, इसके बाद सीधे ग्लूकोज पे आ जाइए और फिर ये पूरा कर दीजिए। अगर मान लीजिए पेपर में आप ये नहीं बना पाते तो सीधे यहाँ लिख दीजिए डी ग्लूकोज, ये लिख दीजिए यहाँ पे, और रिवर्सिबल करके बना के फिर तो आपको मालूम है, नोट कर लीजिए। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों। अगला है बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज मालूम है कहाँ पाया जाता है बच्चों, ग्रास में, घास में। तभी तो जब जानवर खाते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि सेल्यूलोज का डाइजेशन ईजी नहीं होता है। जानवर जब उसको खाते हैं तो उसको चबाते रहते हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सेल्यूलोज का जो डाइजेशन है बच्चों वो ईजी नहीं होता। द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज इज नॉट ईजी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेल्यूलोज, व्हाट इज द
डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेल्यूलोज। स्टार्च जो होता है बच्चों, वो एक कंपाउंड का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। किन दो का कॉम्बिनेशन होता है बच्चों? अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि स्टार्च इज अ कंपाउंड formed by combination of दो चीज़ों से मिलकर बनता है बच्चों। ये जो है दो चीज़ों से मिलकर बनता है, formed by the combination of amylose and amylopectin PECTIN लिख लीजिए। स्टार्च इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। जबकि जो सेल्यूलोज होता है इट इज अ सिंगल कंपाउंड, जबकि जो हम ये कह सकते हैं कि सेल्यूलोज इज अ सिंगल कंपाउंड। तो ये डिफरेंस हो गया कि सेल्यूलोज जो है वो एक कंपाउंड से बना होता है, जबकि स्टार्च जो होता है इट्स अ कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स कौन कौन से हैं बच्चों? अमाइलोज है और अमाइलोपेक्टिन है। नोट कर लीजिए। इसमें चाहो तो एक चीज़ और लिख लो कि जो अमाइलोज है और अमाइलोपेक्टिन है, इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। ठीक है, अमाइलोज जो है ये वाटर सॉल्युबल होता है, चाहे तो नोट कर लें, एमसीक्यू में आ सकता है। और अमाइलोपेक्टिन जो है बच्चों, ये क्या होता है बोलो? ये होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो अमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है और अमाइलोपेक्टिन जो है बच्चों वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। कोई दिक्कत? इज देयर एनी प्रॉब्लम? चलिए कार्बोहाइड्रेट के दो फंक्शन बताएंगे बच्चों आप लोग। बताइए कार्बोहाइड्रेट का। एक तो कार्बोहाइड्रेट में प्लांट के लिए बताइए, प्लांट के लिए सेल्यूलोज, द प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट की जो सेल वॉल है वो काहे से बनी होती है बताओ बच्चों? सेल्यूलोज से बनी होती है। और दूसरा बताइए, पानी जो पौधे होते हैं, पौधे का जो बीज होता है वो जब डॉर्मेंट कंडीशन में होता है तो उसमें कौन स्टोर होता है? स्टार्च, रिजर्व फूड ऑफ प्लांट। ठीक है, जो उसको क्या देता है? एनर्जी देता है। तो लिख लीजिए क्वेश्चन, राइट डाउन द टू फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट के कौन से दो फंक्शन है? तो टू फंक्शंस ऑफ carbohydrates in plants, two functions of carbohydrates in plants। प्लांट्स के अंदर कौन से दो यूज हैं? पहला यूज सबको मालूम है, सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल कैसे बनी होती है? इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट की सेल वॉल बच्चों सेल्यूलोज से बनी होती है, जो क्या है? सेल्यूलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। दूसरी चीज़, प्लांट के अंदर स्टार्च होता है, जो कहाँ होता है? उसके सीड में होता है, और इसको हम बोलते हैं रिजर्व फूड। कौन सा फूड बोलते हैं? रिजर्व फूड। क्यों भाई, हमारे बॉडी में रिजर्व फूड कहाँ रहता है? हमारे बॉडी में रिजर्व फूड लीवर में होता है। किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। वो क्या करता है? वो हमें इमरजेंसी के पीरियड में एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी तरह से अगर ह्यूमन बीइंग का रिजर्व फूड इंसुलिन है तो प्लांट का रिजर्व फूड स्टार्च है। ये क्या करता है कि पौधा जब फोटोसिंथेसिस करता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इट प्रोवाइड्स फूड।
तो दो काम है। अगर कोई बोले कि भाई कार्बोहाइड्रेट का प्लांट में कौन सा दो फंक्शन है, तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनती है जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट है जो पौधे में पाया जाता है, उसके सीड में पाया जाता है, वो रिजर्व फूड का काम करता है। यानी पौधे जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो इनको एनर्जी देता है। और बच्चों देखो, अब मैं आपको दो बातें बताऊं। कभी कभी पेपर में ये क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट विल बी द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ, है ना। ये मैं आपको बता चुका हूं, आपको अगर याद हो तो इन थर्ड सेगमेंट वी हैव प्रिपेयर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। तो कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन और पूछते हैं राइट डाउन the name of hydrolysis product of following. Write down the name of hydrolysis product of following. कि ये जो हम लिख रहे हैं ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, इनके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे। चलो भाई, पहला नंबर है, चलो मान लो मैंने सुक्रोज ही लिख दिया। बताओ भाई सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट कौन होगा। तिवारी सर हमें तो मालूम है अल्फा, बोलो क्या होगा, बोलो डी ग्लूकोस, अल्फा डी ग्लूकोस, और बोलो क्या होगा प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। ये मैं करवा चुका हूँ बच्चों, आपको अगर याद हो तो। हम नहीं याद होगा तो क्या बता सकता हूँ कि जो सुक्रोज होता है जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, यहाँ लिख दो यारों पे, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक बनता है अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा बनता है बीटा डी फ्रक्टोज। दूसरा, अगर माल्टोज होगा तो क्या होगा, ये भी बताया था। माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बनेगा, दोनों बनेंगे अल्फा डी ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल। पहला भी अल्फा डी ग्लूकोज होगा और दूसरा भी अल्फा डी ग्लूकोज होगा। ये है। अगर मान लीजिए लैक्टोज पूछा जाए कि भाई लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट कौन होगा, तो लैक्टोज, बच्चों ये एमसीक्यूज में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैक्टोज का जो होगा वो होगा बीटा डी गैलेक्टोज और प्लस बीटा डी ग्लूकोज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना आप। एमसीक्यूज में, सेशन रीजन में, वन वर्ड में, मैच द कॉलम में आता है। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज सुक्रोज का है। अल्फा डी ग्लूकोज, इसका स्ट्रक्चर भी बताया था मैंने आपको। अल्फा डी ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल माल्टोज के हैं। अच्छा ये बताओ, पानी से ये निकल जाता है, ये दोनों जो आपस में जुड़े रहते हैं, जो मोनोसेकेराइड्स हैं, वो कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं, याद करो। मैंने बताया था एक ही तो बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये जिस लिंकेज से जुड़ते हैं बच्चों, उसे हम कौन सा लिंकेज कहते हैं जी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। नोट कर लीजिए। बच्चों एक क्वेश्चन है जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि मैं लिखने जा रहा हूं। देखिए ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 100% रिवीजन इज देयर। ध्यान रखिए। हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। हाउ डू यू एक्सप्लेन the absence of aldehyde group in the pentacetate of glucose, in the pentacetate of अल्फा डी ग्लूकोज। कि जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है उसका जब हम पेंटा एसीटेट बनाते हैं तो उसके अंदर जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो एब्सेंट होता है ना। इसको आप कैसे प्रूफ करोगे, है ना, इसको आप कैसे प्रूफ करोगे कि जो ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट होता है उसके अंदर अल्फा डी, उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप एब्सेंट होता है।
कैसे प्रूफ करोगे? देखो बच्चों, मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिए, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक, बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर मान लीजिए मैं ग्लूकोज का एल्डिहाइड फॉर्म लेता हूँ, मैंने आपको पढ़ाया था, नंबर ए, ग्लूकोज विथ एल्डिहाइड, ग्लूकोज विथ एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। अगर मान लीजिए मैं ग्लूकोज पे एल्डिहाइड लगाता हूं तो ये हो जाएगा CHO, है ना। मैं लिख सकता हूं क्या CH डबल बॉन्ड? हो, बिल्कुल लिख सकते हो तिवारी सर, CHOH का होल 4 CH2OH। आपको याद हो हमने इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाई थी। हाइड्रोक्सिल एमीन का फार्मूला होता है NH2OH, ये O और ये H2, क्या निकल गया तिवारी सर? पानी निकल गया। क्या बचा? CH डबल बॉन्ड NOH सिंगल बॉन्ड, CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। इस वाले कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज, इस वाले कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज ऑक्सिम। तो भाई मेरे यहां पर इस ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप था, इसने क्या किया? इसने हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट किया, इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन। ये रिएक्शन बच्चों मैं आपको सेकेंड पार्ट में करवा चुका हूं, अगर आप देखिए बड़ा मजा आएगा सेकेंड पार्ट में। ये यहां पे क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर हम इसी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लें और उसको अल्फा डी ग्लूकोज बना लें, अल्फा डी ग्लूकोज बना लें, और अल्फा डी ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट बना लें। चलिए पहले तो हम अल्फा डी ग्लूकोज देखते हैं। इधर देखिए अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है बच्चों? C, यहाँ H होगा, ये हो जाएगा OH, दूसरे में H OH, तीसरे में H OH, अल्फा डी ग्लूकोज है ना, अल्फा डी ग्लूकोज H OH, 1 2 3 4 H, यहाँ पर आ जाएगा O, ये आ गया O, और ये हो जाएगा CH2OH। इस कंपाउंड का नाम है अल्फा डी ग्लूकोज। आप ये बताइए, आपको इस अल्फा डी ग्लूकोज में कहीं एल्डिहाइड दिख रहा है? बताइए, कहीं नहीं दिख रहा है। और अगर आप इसके 5 एसीटेट के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराते हो, CH3COCl, इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड, 5 एसिटाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराते हो तो 5 हाइड्रोजन, ये 1 2 3 4 4 और एक 5 हाइड्रोजन और 5 Cl, क्या निकल जाएगा? माइनस HCl, कितने? 5, COCH3 बचे 5, तो ये क्या बन जाएगा बोलो? ये बन जाएगा CHOCOCH3, CHOCOCH3, C बॉन्ड बना जरूरी नहीं, सीधे खींच दीजिए, OCOCH3H, ये हो जाएगा H, COCH3, 1 2 3 4 4, 5 में तो कुछ है ही नहीं, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? O हो जाएगा, और ये हो जाएगा CH2OH। इस कंपाउंड का नाम है बच्चों ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या नाम है बताओ? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। इस ग्लूकोज पेंटा एसीटेट में क्या आपको कहीं CHO ग्रुप दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। और अगर CHO ग्रुप नहीं दिख रहा तो क्या अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं, सपोज करिए मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं NH2OH से, देखो यहां तो NH2OH से रिएक्शन हो गई क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप था, H2O निकल गया और ऑक्सीजन बन गया, यहाँ रिएक्शन ही नहीं हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो बच्चों हमारा आंसर क्या होगा? ये तो भूल जाइए, तो हमने बताया है कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप होता तो वो ऑक्सीजन बनाता। हमारा क्वेश्चन क्या है? हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन द पेंटा एसीटेट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज? अल्फा डी ग्लूकोज से हमने पेंटा एसीटेट बनाया। जब हमने पेंटा एसीटेट बनाया तो हम ये लिख सकते हैं, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ग्लूकोज पेंटा एसीटेट डज नॉट कंटेन CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, therefore does not react with हाइड्रोक्सिल एमीन। तो बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो डियर स्टूडेंट्स,
इस तरह से हमारी जो यूनिट थी बायोमोलिक्यूल्स, इसके अंदर हमने सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे, 58 54 सारे, बहुत माइन्यूटली डिस्कस किए. और आई थिंक इफ यू विल see this unit and my revision visuals, then I think you will attend each and every questions of your examination. तो बच्चों देखना मत भूलिएगा. इसके बाद हम फिजिकल केमिस्ट्री पे चलते हैं, जो हमारे लिए बहुत मज़ेदार यूनिट होने वाली है, दैट इज़ सॉल्यूशन. तो अगले जो पार्ट आपके लिए स्टार्ट होंगे वो सॉल्यूशन होंगे. देखते रहिए ये चैनल.